नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं कि कुंडली के जो थर्ड हाउस की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम जानेंगे कि कैसे जन्मांक चक्र से जो थर्ड हाउस है उसे हम कैसे जान पाएंगे कि छोटे भाई बहन की अल्पायु में मृत्यु होगी अथवा नहीं होगी। कितनी संभावनाएं बनती हैं कि छोटे भाई बहनों की अल्पायु होगी। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। देखिए, थर्ड हाउस से हम जो विश्लेषण करते हैं वह विश्लेषण संबंधित रहता है हमारे पराक्रम से, हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष से, हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, कर्म के लिए हम कितना प्रयास कर सकते हैं, ये हम थर्ड हाउस से समझेंगे। आज हम इसी को समझने वाले हैं, थर्ड हाउस, छोटे भाई बहनों की अल्पायु का विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। अपनी अपनी जन्मांक चक्र मतलब कुंडलियों को खोल लीजिए और एक पेपर और पेन ले लीजिए और देखिए कि हमारी कुंडली क्या कहती है हमारे छोटे भाई बहनों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। हमारे सामने एक चार्ट ओपन है। ये मेष लग्न की कुंडली का चार्ट है। हम एक क्योंकि हम थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं तो पहले सबसे सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये लग्न होता है। ये भाव जो है, भाई चल जाओ पेन, नहीं चला, एक सेकंड। चलिए, कर्क लग्न की कुंडली ले ली हमने। ये कर्क लग्न की तो देखिए, ये यहाँ जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ जो 4 नंबर लिखा हुआ है, ये जो ये जो 4 नंबर है, ये जो 4 नंबर है, ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ये लग्न भाव है। और हम बात कर रहे हैं इस भाव की, 1, 2, 3। ये जो भाव है ये तीसरा भाव है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। आप इसके लिए हमारी पूरी सीरीज को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमको चर्चा जो करनी है, जो छोटे भाई बहन हैं उनकी अल्पायु में मृत्यु के योग कौन कौन से बनते हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जो फोकस करना है वो थर्ड हाउस के ऊपर ही करना है। जो तीसरा भाव है, हमें तीसरे भाव के ऊपर ही फोकस करना है। देखिए, तीसरे भाव की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तीसरा भाव यदि पाप कर्तरी में आता है। अब पाप कर्तरी में कब आएगा? जैसे यहाँ पर मानकर चले, यहाँ शनि बैठ जाए किसी, यहाँ पर राहु बैठ जाए। ठीक है, शनि बैठ गए, राहु बैठ गए, तो ये क्या हो गया? ये भाव फंस गया। कहाँ फंस गया? शनि और राहु के बीच में। दोनों पाप ग्रह हैं। ये भी पापी ग्रह है और ये भी पापी ग्रह है। ये छाया ग्रह है और ये छाया ग्रह नहीं है। लेकिन दोनों हैं कैसे? पापी हैं। दोनों कैसे हैं? पापी हैं। अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि ये भाव पाप कर्तरी में फंस जाए तो यह है। अब देखना, खाली एक भाव से हम नहीं बता सकते कि अल्पायु है, लेकिन जब जो जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, जब वैसे बहुत सारे पॉइंट, जैसे मैं आपको 5 पॉइंट आज गिना दूं, उन 5 में से अगर 3-4 पॉइंट मैच करते हैं तो आप मान के चलिए 90%। 5 करते हैं तो 100% नहीं, मैं 95% कहूँगा। 100% कुछ नहीं होता, क्योंकि 100% तो ईश्वर ही जानता है। बाकी 90-95% वो सटीकता हो जाती है। उसमें भी बहुत बातें देखी जाती हैं, जैसे कि कितने अंश बल हैं, क्या स्थिति है, उसके आधार पर विश्लेषण होता है। लेकिन आज हम बात यही कर रहे हैं कि अल्पायु होने के क्या क्या योग हो सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों की अल्पायु में मृत्यु होने की कितनी संभावनाएं होती हैं, वो हम अगर देखेंगे तो ये जो योग हैं, इन योगों से ही देख पाएंगे। जैसे तृतीय भाव, पहली बात, पाप कर्तरी में अगर आ जाता है। अब थर्ड हाउस कौन सा है वो मैंने बता दिया। पाप कर्तरी में कंडीशन क्या होगी?
जो यहाँ पर आप देख रहे हो पाप कर्तृक कंडीशन है। तीसरे भाव को अगर पापी ग्रह दे मतलब उसको घेरे हुए हों, जैसे ये भाव थर्ड है तो सेकंड हाउस में कोई पापी ग्रह बैठा हो, फोर्थ हाउस में कोई पापी ग्रह बैठा हो, तो यह स्थिति जो होगी, यह स्थिति जो थर्ड हाउस है उसके पाप कर्तरी में फंसने की स्थिति है। यहाँ पर जैसे बताया भी राहु बैठ जाएं, शनि बैठ जाएं, तो ये जो ग्रह हैं ये पापी ग्रह हैं, तो ये पाप कर्तरी योग में फंसा देंगे। अब बात करते हैं कि जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है, जैसे कि यहाँ पर कौन बनेंगे, कर्क लग्न की कुंडली में तो बुध बनेंगे। अब बुध जो नवमांश कुंडली, मान के चलिए नवमांश कुंडली कर्क में ही उदय हो रही है, मानकर चलिए, जैसे हमको पता चल गया कि ये कर्क है, किसी में भी हो जाए, चलिए मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए कि ये तो हमारी लग्न कुंडली हो गई जो 4 नंबर से हम देख रहे हैं। और अगर हम वापस से लौटें तो मेष लग्न हो गया जो नवमांश में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो तृतीयेश के स्वामी कौन थे, बुध। अब वो नवमांश कुंडली में कहाँ पर बैठ गए, अपने नीच राशि में। अब उनकी नीच राशि होती है यहाँ पर, ठीक है, नीच राशि में बैठ गए। ये नवमांश कुंडली है, हम इसको D9 चार्ट मान लें। ये क्या है हमारा D9 चार्ट। यहाँ पर नवांश में हो गए, नवांश में हो गए तो ये नीच हो गए। नीच अवस्था में कौन चले गए हैं, जो तीसरे भाव के अधिपति हैं लग्न कुंडली। और एक बात और ध्यान रखना, ये स्थिति के साथ साथ में तीसरे भाव और भावेश पर, तीसरे भाव और भावेश पर, अब हम फिर से आ जाते हैं इस पर, लग्न कुंडली पर। अब यहाँ पर तीसरे, यहाँ पर भी तो बुध बैठे होंगे, वहां नवमास में तो हमने उनकी स्थिति देख ली कि वो नीच हो रहे हैं। यहाँ तीसरे भाव का स्वामी नवमास में नीच हो रहा है। अब दूसरा देखना क्या है, इसके साथ में ही देखना है, ये सूत्र पूरा जब होगा जब नवमास में नीच का देख लिया, खाली प्रिडिक्शन मत कर दो। उसके बाद ये देखना है कि इस कुंडली में अगर जो बुध हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं और इस भाव पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, अगर वो भी है, अगर पापी या कोई भी दृष्टि नहीं है, तो हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़े। अगर अल्पायु देखोगे तो फिर शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही होगी, कोई भी शुभ ग्रह देखे, गुरु बृहस्पति देख रहे हों, बुध तो खैर स्वामी ही इसके, और वो देखें, और यदि देखें इसमें शुभ चंद्रमा देखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो शुभ ग्रह देखें उसको, शुक्र देखें, तो यहाँ पर वह उसको क्या करेंगे, उस योग को छीण कर देंगे, भंग कर देंगे। तो कोई शुभ दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। उसके भाव के अधिपति यानी कि बुध के ऊपर कोई शुभ दृष्टि ना पड़े, और जो उसके भाव के प्रति, भाव के ऊपर भी शुभ दृष्टि ना पड़े, और भावाधिपति के ऊपर भी लग्न कुंडली में शुभ दृष्टि ना पड़े, और वो जो भावाधिपति हैं वो नवमांश में नीच के हो रहे हों। सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, मैं क्या बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ देख लिया हमने, एक ये योग ये हो गया। तीसरा हम देखते हैं कि यदि तृतीयेश के नवमांश का स्वामी, अब तृतीयेश का नवमांश, अब नवमांश हम देखें, तृतीयेश का नवमांश, तृतीयेश का नवमांश, जो नवमांश निकलेगा तृतीयेश का, उसका स्वामी जहाँ पर तृतीयेश के नवमांश का स्वामी कौन हो गया, जैसे कि वहां पर हमने मेष लग्न देखी, वहां पर हमने कौन सी लग्न देखी थी, मेष लग्न देखी थी, अ, मेष लग्न देखी, मेष ये, अब ये मेष लग्न थी। अब यहाँ तृतीयेश के नवमांश का स्वामी, तृतीयेश के नवमांश का स्वामी, अब यहाँ कौन होगा, यहाँ बृहस्पति हो जाएंगे क्योंकि ये वहां बैठे हुए हैं। अब ये तृतीयेश का नवमांश का स्वामी अष्टम में नीच का अगर है, अब फिर से आएंगे हम उसमें, गुरु की स्थिति देखेंगे, गुरु की स्थिति देखेंगे, गुरु की क्या स्थिति, तो गुरु की स्थिति अगर हम अष्टम में देखें तो अष्टम में नीच के नहीं होनी चाहिए। नीच के कब होंगे, अगर यहाँ पर 10 नंबर लिखा हो और गुरु बैठे हो तो नीच के होते, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये नीच के नहीं होंगे, तो नीच के होने चाहिए। मतलब नवमांश में जहाँ पर तीसरा भाव का स्वामी बैठा हो, वो लग्न कुंडली में अष्टम में बैठ के नीच का हो, तो यह स्थिति मानी जाएगी, ठीक है। तो भी ये अल्पायु योग है। 3 हो गए, 4 की बात करें
कि अगर तीसरे भाव का अधिपति और तीसरा भाव, इस भाव का मालिक जो बुध है वो, और ये थर्ड हाउस तीसरा भाव, इन दोनों पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े और जब षट्यांश को देखें हम, तो वो अशुभ षट्यांश में हो। किसमें हो? अशुभ षट्यांश में हो। जो उत्तरक भाव पढ़ते हैं उसमें हो, अष्टम में हो, अशुभ षट्यांश में हो, तो यह स्थिति भी छोटे भाई बहनों के लिए अशुभ मानी जाती है। और पांचवा सूत्र देखें हम कि जो तृतीय से, अब थर्ड हाउस के लॉर्ड मतलब जैसे बुध होते हैं, या फिर जो इसके कारक हैं, कारक कौन? मंगल, इसके कारक होते हैं मंगल। अब ये दोनों अगर उच्च के भी हों, अगर ये दोनों कारक उच्च का हो या उसका तीसरे भाव का अधिपति उच्च का हो, अगर ये दोनों में उच्च के होने के बाद भी इनका अशुभ स्थान में अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो जाएं, उच्च के हो रहे हैं लेकिन अशुभ स्थान में बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 में उच्च के होते हों, अशुभ स्थान है, अशुभ ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, तो भी ये छोटे भाई बहनों की जो आयु को क्षीण करते हैं, उनके लिए शुभ नहीं माने जाते। जैसे हम यहाँ पर देखें कि जैसे यहाँ बुध है, ये यहाँ पर किसी भाव में उच्च के, यहाँ तो इस कुंडली में उच्च के बनेंगे नहीं। मंगल को देखें, मंगल कहाँ बनेंगे? मंगल भी 10 में बनते हैं तो भी ये नहीं, ये सूत्र यहाँ काम नहीं करेगा। चलिए मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर मंगल को यहाँ उच्च का कर देता हूँ, लेकिन साथ में राहु बैठा दूँ, ठीक है? राहु हो जाए, केतु हो जाए, शनि हो जाए, ठीक है? यहाँ ये अल्पायु को क्षीण करेंगे। वहीं दूसरे अगर हम बुध को देखें, तो बुध को उच्च के कहाँ होंगे? अपनी राशि में यहीं पे बैठेंगे तो बुध उच्च के हो जाएँगे। लेकिन साथ में अगर कोई पापी ग्रह बैठ जाए, राहु, शनि, इस तरह से कोई ग्रह बैठ जाए, तो भी क्या स्थिति हो जाएगी? तो भी उसके जो भाई-बहन हैं, उनकी आयु को ये क्षीण करेगा। अब आप स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि छोटे भाई-बहनों की स्थिति को, उनकी अल्पायु के लिए हम कौन-कौन से योग देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक सामान्य बात, इतने पॉइंट्स अगर आप याद नहीं रख पाओ तो एक सामान्य बात याद रखो। जब भी आप कुंडली देखो तो आपको देखना है, मैं बता देता हूँ आपको क्या-क्या देखना है। आपको देखना है कि जो तीसरा भाव है, इस भाव पर कोई पाप ग्रह दृष्टि तो नहीं डाल रहा, पहली बात। ध्यान रखिए, हमको थर्ड हाउस को देखना है, फिर थर्ड हाउस के अधिपति को देखना है। दूसरी बात, पहले थर्ड हाउस को देखो, दूसरी बात थर्ड हाउस के अधिपति को देखो जो उसका मालिक है। तीसरी बात, उस थर्ड हाउस के ऊपर देखिए, थर्ड हाउस को देखना मतलब थर्ड हाउस में शुभ अशुभ सब ग्रहों को देखिए। फिर उसके बाद में थर्ड हाउस का जो मालिक है उसके ऊपर शुभ अशुभ को देखिए, ठीक है? कहाँ बैठा है ये भी देखिए, नीच का तो नहीं हो रहा है ये भी देखिए। ये लग्न में आपको देखना है। फिर आपको ये देखना है कि जो इस भाव का कारक है, उसकी क्या स्थिति है, वो स्थिति देखिए। 3 बात हो गई। चौथी बात जो आएगी, जहाँ ये कारक बैठे होगा, वो उसका जो स्वामी है, जैसे कि कारक जहाँ बैठा है उसका मालिक जो है कैसी स्थिति में, अच्छी स्थिति में है तो बढ़िया है, खराब स्थिति में है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। फिर 5वां देखिए कि इस भाव के जो अधिपति हैं, वो जिस घर में बैठे हैं उसका मालिक कहीं नीच तो नहीं है, ये स्थिति देखिए। 5 हो गई। छठी स्थिति और बता देता हूँ आपको। छठी स्थिति क्या देखोगे कि आप जो इस कुंडली में स्थिति है, तीसरे भाव के अधिपति जो हैं, वो फिर देखिए नववांश कुंडली में, नववांश कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही। वो जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव का जो स्वामी है, मालिक, ठीक है, ये छठी 7वीं स्थिति होगी। उस भाव का जो मालिक है वो फिर लग्न में देखिए, वो कहीं लग्न में कैसी स्थिति में है, कहीं कोई खराब स्थिति में तो नहीं है, ये सब आप देख लीजिए। और जब आपको इनमें करीब 60% दोष दिखे, तो आप ये मान लीजिए कि उस के छोटे भाई बहनों से, उसके पराक्रम से संबंधित कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्याएं हैं, और अधिकता बढ़ जाए तो वो समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखिए आप भी कुंडली का विश्लेषण कीजिए, और जो
कुछ लोगों के साथ में कभी घटनाएं घट चुकी हैं, वो भी कुंडली को जरूर देखें और देखें कि इन ग्रहों की दशा, महादशा आदि में इनके अंश बल सबको देख लीजिए और देखिए कि इस काल में ऐसी घटना घटित हुई या नहीं हुई। आज के लिए इतना ही। बाकी मैं कुंडलियों को लेकर आऊंगा जब कुंडलियों का विश्लेषण हम करेंगे। और हाँ, एक खास बात, यहाँ पर जल्द ही अ, हम शुरू करने वाले हैं एक दिन का लाइव लाइव सेशन शुरू करेंगे। तो उसके लिए 2 कुंडलियाँ, वीक में 2 कुंडलियाँ देखी जाएँगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडलियाँ हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई निःशुल्क है बिल्कुल। तो वहाँ पर आपको हमें कुंडली पहले देनी पड़ेगी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे। आप हमारे नीचे आपको अब देख पा रहे हो कि जो एस्ट्रोलॉजी लर्नर आपका जो इंस्टाग्राम पर भी है और फेसबुक पेज भी है, आप इनको भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है? और जो कुछ आपके प्रश्न हैं, वो प्रश्न उसमें लिखिए और वहाँ पर आप एक प्रश्न रखा जाएगा। आपका एक प्रश्न होगा और उसके संबंधित आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वो लिखिए। वहाँ पर अगर आप लकी हुए तो हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। समय क्या होगा वो मैं जल्दी ही आपको बताने वाला हूँ। किस समय कुंडली का जो लाइव है वो चलेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।